Hello friends, welcome to Nursing Academy. So today we will discuss about the soldier dystocia. So let's start the video. So today we will discuss about the following points. The first point is introduction, then second incidents, then third is causes and risk factor, then fourth is management. So let's start with the introduction. So introduction is soldier dystocia is a potentially fetal complication that occur during the second stage of labor. In this condition, the baby head is delivered normally, but the soldier get impacted or stuck in the vagina and cannot be delivered. It means जो सोलर डिस्टोसिया में क्या होता है, ये बहुत फिटल कॉम्प्लिकेशन है जो कि मेनली सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में होता है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जो सेकेंड स्टेज में ही क्या होता है, फीटस का डिलीवर होता है। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, जो बेबी का हेड जो है वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है, लेकिन आप लोग जानते होंगे कि हेड के डिलीवर होने के बाद क्या होता है, सोल्जर का डिलीवर होता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, जो हेड के डिलीवर होने के बाद जो सोल्जर है उसका डिलीवर नहीं हो पाता है वेजाइना में, वो स्टक हो जाता है, इम्पैक्टेड हो जाता है, मतलब वहीं पे वो फंस जाता है, जिसके कारण उसका नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता, और यही जो है कॉज करता है सोल्जर डिस्टोसिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन सोल्जर डिस्टोसिया, जिसमें हम लोग नॉर्मली देखें कि हेड के डिलीवर होने के बाद जो नॉर्मली सोल्जर का डिलीवर होता है वो नहीं हो पाता, क्योंकि जो सोल्जर होता है वो इम्पैक्टेड या स्टक या फिर फंस जाता है वेजाइना में, जिसके कारण वो डिलीवर नहीं हो पाता, तो वही कॉज करता है सोल्जर डिस्टोसिया। ठीक है, देन इसके हम इंसिडेंस देखेंगे। तो इंसिडेंस में सबसे पहला पॉइंट्स है कि जो सोल्जर डिस्टोसिया होता है वो 1 to 1.5% होता है, 2.5 kg होता है, उस बेबी में इतना परसेंट होने का चांस रहता है। ठीक है, देन सेकेंड है कि 1.5 to 1.7% जो होता है वो ऑल वेजाइनल डिलीवरी के केस में होते हैं शोल्डर डिस्टोसिया। ठीक है, देन थर्ड है कि 4 to 9% जो होता है वो 4000 ग्राम जो वेट के बेबी होते हैं उन लोग में ज़्यादा चांस रहता है। ये परसेंटेज क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि डायबिटीज़ मेलाइटस के कंडीशन में मैक्रोसोमिया होता है। मैक्रोसोमिया मतलब कि जो बेबी का वेट रहता है वो 4 kg से अधिक रहता है, तो उस केस में अगर हेड जो है डिलीवर हो जाता है लेकिन सोल्जर नहीं हो पाता, क्योंकि बेबी का वेट बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा इंसिडेंस रहता है जो मैक्रोसोमिया वाले बेबी में होने का सोल्जर डिस्टोसिया। ठीक है, तो ये था हमारा इंसिडेंस। देन हम देखेंगे इसके कॉजेस। तो कॉजेस में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो वन बाय वन हम देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है बिग बेबी। ठीक है, तो सोल्जर डिस्टोसिया का सबसे पहला कारण है बिग बेबी। तो बिग बेबी में क्यों होता है, तो नॉर्मली जो बिग बेबी होता है वो डायबिटीज़ मेलाइटस में होता है, जिसमें उसका वेट जो होता है वो 4 kg से अधिक होता है, 3.5 kg या फिर 4 kg। ठीक है, और ये जो बेबी होते हैं वो बियॉन्ड द 42 वीक्स में भी होते हैं। ठीक है, तो बिग बेबी किस किस कारण से हो सकते हैं और देख लेते हैं। तो डायबिटीज़ के कारण तो होते ही हैं, पोस्ट डेटिव प्रेगनेंसी मतलब अगर 42 वीक्स के बाद भी अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू है तो उसके कारण भी होते हैं, या फिर हेरिडिटरी कॉजेस भी होता है। तो ये सब कारण के कारण ही क्या होता है, बिग बेबी का साइज है वो बिग हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो भी कॉज करता है, वो भी प्रॉब्लम कॉज करता है डिलीवर होने में, नॉर्मल डिलीवर होने में, जिसके कारण सोल्जर डिस्टोसिया हो सकता है। देन सेकेंड है मैटरनल पेल्विक। तो मैटरनल पेल्विक भी कॉज करता है सोल्जर डिस्टोसिया। ये क्यों कॉज करता है, क्योंकि बहुत सारे मैटरनल पेल्विक डिसीज हैं, जैसे कि रिकेट्स और ऑस्टियोमलेसिया। ये रिकेट्स क्यों होता है, ये विटामिन डी और विटामिन सी की कमी के कारण होता है, जिसमें जो पेल्विक बोन है वो सॉफ्ट हो जाता है, जिसके कारण वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ले लेता है, मतलब जो पेल्विक का जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है या फिर डिफॉर्मिटी हो जाता है। अब डिफॉर्मिटी हो जाएगा जिसके कारण जो फीटस का हेड है वो ईजिली पास नहीं हो पाएगा, और जो शोल्डर है वो भी ईजिली पास नहीं हो जाएगा, जिसके कारण जो शोल्डर में प्रेशर पड़ता है और शोल्डर को डिलीवर होने में प्रॉब्लम जाता है, तो वो भी कॉज करता है शोल्डर डिस्टोसिया। ठीक है, देन सेकेंड कॉजेस है ऑस्टियोमलेसिया। तो ऑस्टियोमलेसिया भी क्या है, इसमें भी जो बोन रहता है वो सॉफ्ट हो जाता है डीमिनरलाइजेशन के कारण, मतलब मिनरल्स सफिशिएंट अमाउंट में बोन में ना होने के कारण ये जो डिसीज है वो होता है। तो इस कारण से भी क्या हो जाता है, बोन जो है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हो जाता है, उसका डायमीटर छोटा हो जाता है, जिसके कारण जो है जो सोल्जर है वो ईजिली पास नहीं हो जाता, और यही कॉज करता है सोल्जर डिस्टोसिया। ठीक है, देन अदर कॉजेज भी हैं, जैसे कि पेल्विक इंजुरी हो गया,
इंजुरी, एक्सीडेंट के कारण अगर कोई इंजुरी हो गई, या फिर कंजेनाइटल एनोमलीज से, मतलब एट द बर्थ जो फीमेल्स में क्या होता है, कंजेनाइटल एनोमलीज होता है, जो पेल्विक होता है, पेल्विक में डिफॉर्मिटी रहता है, कंजेनाइटल जो डिसीज होते हैं उसके कारण भी शोल्डर डिस्टोसिया हो सकता है। तो ये हमारा था मैटरनल पेल्विक, जिसमें हम लोग देखे कि रिकेट्स या फिर ऑस्टियोमनेसिया या पेल्विक इंजुरी के कारण भी ये शोल्डर डिस्टोसिया हो सकता है। देन है प्रॉब्लम ड्यूरिंग द लेबर। तो ड्यूरिंग लेबर क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं जिसके कारण शोल्डर डिस्टोसिया हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेस है वो है प्रोलॉन्ग लेबर। प्रोलॉन्ग लेबर किसे कहते हैं, जो फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज का जो लेबर का जो टाइमिंग रहता है वो 18 आवर्स से भी अधिक हो जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग लेबर। तो इस कंडीशन में डॉक्टर्स और नर्सेस लोग को यूज करना पड़ता है, फॉरसेप्स डिलीवरी का यूज करना पड़ता है, मतलब फॉरसेप्स का यूज करना पड़ता है फीटस को बाहर निकालने के लिए, या फिर वैक्यूम एस्पायरेशन का भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो इससे अगर ये वाला इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है जिसके थ्रू वो फीटस को बाहर निकाल सकें, तो इसके कारण भी जो शोल्डर है वो क्या हो सकता है, इम्पैक्टेड हो सकता है, मतलब वो वेजाइना के अंदर में ही वो फंस सकता है और इसको निकलने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये भी मेन कॉजेस है शोल्डर डिस्टोसिया के। देन इसके बाद देखिए मैटरनल इंजुरी। तो मैटरनल्स में कैसे कैसे इंजुरी होते हैं, क्या इंजुरी होते हैं जिसके कारण भी शोल्डर डिस्टोसिया हो सकता है। तो इसमें पहला इंजुरी है जैसे कि लेसरेशन। अगर लेसरेशन हो गया ड्यूरिंग द डिलीवरी, अगर सर्जिकल डिलीवरी कर रहे हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, वैक्यूम प्रेशर, तो उसके कारण क्या हो सकता है, वेजाइना में लेसरेशन हो सकता है, या पेरिनियल टीयर्स हो सकते हैं, या एक्सटेंशन ऑफ द एपिजियोटोमी वुंड्स, मतलब जो एपिजियोटोमी किए हैं उसमें जो वुंड है उसमें एक्सटेंशन होने के कारण, या फिर सिम्फिसिस प्यूबिस जो है उसमें फ्रैक्चर हो गया है। तो ये सब कारण है जो कि मैटरनल में इंजुरी करते हैं। तो अगर मैटरनल इंजुरी ये सब कारण के कारण भी क्या हो सकता है, शोल्डर डिस्टोसिया हो सकता है, क्योंकि डिलीवरी के समय ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करता है, ये डिलीवरी अच्छे से होने नहीं देता और शोल्डर डिस्टोसिया कॉज करता है। देन इसके बाद हम देखेंगे क्लेविकल फ्रैक्चर। तो क्लेविकल जो बोन्स रहते हैं वो फीटस में शोल्डर बोन रहते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं अपर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट बोन को टू द शोल्डर से, मतलब शोल्डर और ब्रेस्ट बोन के बीच में जो कनेक्शन रहता है उसको क्लेविकल बोन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, ड्यूरिंग द मैनिपुलेशन, अगर मान लीजिए कि सर्जिकल डिलीवरी हो रहा है, उस समय मैनिपुलेशन कर रहे हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम में मैनिपुलेशन के टाइम में फ्रैक्चर हो जाता है क्लेविकल बोन, जिसके कारण भी ये जो शोल्डर है वो इम्पैक्टेड हो सकता है, मतलब वो वहीं स्टक हो सकता है या वहाँ से वो निकल नहीं पाता है, मतलब डिलीवर होने में प्रॉब्लम होता है और वो वहीं फंस जाता है, तो ये भी कॉज करता है शोल्डर डिस्टोसिया। तो ये था हमारा कॉजेस, जिसमें हम लोग देखें बिग बेबी, मैटरनल पेल्विक और मैटरनल इंजुरीज, क्लेविकल फ्रैक्चर। देन हम इसके बाद देखेंगे रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर में क्या है, पहला है मैक्रोसोमिया, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है, जो बेबी डिलीवर होता है उसका वेट 4 kg से भी ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैक्रोसोमिया, जिसके कारण ये भी डिलीवर होने में प्रॉब्लम डालता है और ये शोल्डर डिस्टोसिया कॉज करता है। देन सेकेंड पॉइंट हमारा रहेगा डायबिटीज़ मेलाइटस, जो कि आप लोग देखें कि वो मैक्रोसोमिया का कंडीशन लाता है। ठीक है, देन जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस भी हो सकता है। देन हिस्ट्री ऑफ द जेस्टेशनल डायबिटीज़ इन प्रीवियस प्रेगनेंसी, अगर डायबिटीज़ मेलाइटस से अगर मल्टी ग्रेविटा वाली वुमेंस है वो, जिसमें शोल्डर डिस्टोसिया का वो कारण बन रहा है, तो अगर पहले भी अगर प्रेग्नेंट हो चुकी है और जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस वाला हिस्ट्री है, तो वो भी कॉज बहुत बड़ा ये रिस्क रहता है होने का शोल्डर डिस्टोसिया। ठीक है, देन है ओबेसिटी। तो ओबेसिटी भी मेन कॉज है, जिसका BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स जो रेट रहता है वो 30 या 30 से अधिक अगर हो जाता है तो उसको वो ओबेस की कंडीशन में आता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ओबेस की कंडीशन में भी प्रेशर अच्छे से नहीं लगा पाते प्रेग्नेंट वूमेन, जिसके कारण भी शोल्डर डिस्टोसिया हो सकता है और उनका सर्विक्स जो है वो अच्छे से डायलेशन भी नहीं होता है। ठीक है, देन है एक्सेसिव प्रेगनेंसी। तो एक्सेसिव प्रेगनेंसी के ये भी एक रिस्क फैक्टर है,
देन है वेट गेन वेट गेन के कारण भी हो सकता है। देन डिसप्रोपोर्शनेट फीटल ग्रोथ, अगर डिसप्रोपोर्शन मतलब कि जो फीटस का ग्रोथ होता है हेड टू टो इक्वल पार्टिसिपेशन में होता है, मतलब कि हेड का जितना अच्छे से ग्रोथ होता है अदर पार्ट्स का भी वैसे वैसे ही वो उसका ग्रोथ होता है। लेकिन यहाँ पे डिसप्रोपोर्शन हो रहा है, मतलब कि मान लीजिए कि हेड बड़ा हो गया और उसके लिम्ब जो है वो छोटे हो गए, तो उस कंडीशन में भी जो शोल्डर डिस्टोसिया कॉज कर सकता है। देन इसके बाद है पोस्ट टर्म जेस्टेशन, मतलब कि 42 वीक्स से भी अगर अधिक जेस्टेशन का पीरियड्स हो चुका है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है शोल्डर डिस्टोसिया होने का, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम कॉज करता है डिलीवर होने में, ठीक है, क्योंकि बेबी का साइज जो रहता है वो बड़ा हो जाता है। देन है प्रीवियस बर्थ ऑफ ए इन्फेंट ग्रेटर देन द 4000 ग्राम, मतलब कि जो अगर प्रेग्नेंट हुई है और जो फीटस का जो वेट है वो 4000 ग्राम से अधिक है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि उनका और ज़्यादा चांस बढ़ जाता है कि नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी होगा उसमें भी शोल्डर डिस्टोसिया होने का चांस और बढ़ जाता है, ठीक है। देन है प्रीवियस शोल्डर डिस्टोसिया, पहले अगर शोल्डर डिस्टोसिया है, या फिर एडवांस मैटरनल एज, अगर मैटरनल एज अगर एडवांस हो गया जैसे कि 30 या उससे ज़्यादा जो एज वाली प्रेग्नेंट वुमेंस जो रहती हैं उनमें ये सब जो चांस रहता है शोल्डर डिस्टोसिया का वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। ये था हमारा रिस्क फैक्टर। देन इसके बाद हम मैनेजमेंट देखेंगे जो कि वीडियो के हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तो प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।